हम सोचते हैं कि अमीरों की लाइफ कितनी ज्यादा लग्जूरियस होती है, महंगे सूट्स पहनना, महंगे होटल्स में स्टे करना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे घर में रहना। लेकिन इनको देखो, इनका नाम है श्रीधर वेम्बू, गांव में रहते हैं, लुंगी पहनते हैं, कार की जगह पर साइकिल चलाते हैं, लेकिन इंडिया के सबसे बड़े प्रॉफिटेबल स्टार्टअप को चला रहे हैं। इनका प्रॉफिट 2700 करोड़ रुपए है। इंडिया में $1 बिलियन के ऊपर की 114 कंपनीज है, जिसमें सिर्फ 17 कंपनीज प्रॉफिटेबल है। ऐसे सिचुएशन में ये गांव से अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं। यूजुअली गांव में कोई सुख सुविधा नहीं होती, कोई रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके कंपनी का जो व्यापार है 160 कंट्रीज में फैला हुआ है। 80 मिलियन से ज्यादा इनके यूजर्स हैं, यानी कस्टमर्स हैं, एंड 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इनकी कंपनी में काम करते हैं। रेवेन्यू इनकी 7,000 करोड़ की है, वैल्यूएशन इनकी 40,000 करोड़ की है। नेटफ्लिक्स, एप्पल और महिंद्रा जैसी कंपनीज इनके क्लाइंट हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने कोई भी फंडिंग नहीं उठाई है। जहां आज के टाइम में जो कंपनीज होती हैं भर भर कर फंडिंग उठाती है, लेकिन फिर भी लॉस में रहती हैं। लेकिन ये सबके बाप बनकर बैठे हैं और कहते हैं कि अपन को कोई फंडिंग नहीं चाहिए, अपन अपने दम पर बिजनेस करता है। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तंजावुर में हुआ था। ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। कुछ सालों बाद इनके फादर चेन्नई में शिफ्ट हो गए और इन्होंने जेईई का एग्जाम दिया। इंडिया में 27वां रैंक आया। वहां से ये आईआईटी मद्रास पहुंच गए। ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने। जब इन्होंने आईआईटी मद्रास का सिलेबस देखा तो इन्हें लगा कि नहीं यार, इसमें वो किक नहीं है, इसमें वो डेप्थ नहीं है, ये तो बच्चों वाला है। फिर भी इन्होंने एग्जाम तो क्लियर किया ही, और जहां इन्हें किक मिले, दमदार कंटेंट मिले, इस तलाश में ये चले गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप लेवल पर है इस फील्ड में। वहां जाकर इन्होंने पीएचडी की, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में आता था मजा नहीं आ रहा है। अब इनकी इंटेलिजेंस इतनी थी कि किताबें पढ़ के इन्हें मजा ही नहीं आता था। ये बाकी लोगों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि भैया अब खुद रिसर्च करेंगे अपना। ये मस्त से लाइब्रेरी में बैठ जाते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे और खुद से रिसर्च वगैरह करते रहते थे। साथ में एक कंपनी भी इन्होंने ज्वाइन करा था, लेकिन इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। एक दिन तो कुछ ऐसा कर दिया कि इनके साथ वाले एकदम से चौंक गए। ये C++ की किताब पढ़ रहे थे और C++ की किताब पढ़कर थोड़ी देर में खुद से सॉफ्टवेयर बना दिया। साल 1996 में इनके भाई कुमार वेम्बू ने कहा कि भाई इंडिया आजा, इंडिया में अपनी कंपनी की शुरुआत करते हैं। बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है ना तू, चल यहां पर लगा अपना दिमाग। फिर ये फटाक से चेन्नई आए। चेन्नई के एक छोटे से कमरे में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी। कंपनी का नाम रखा इन्होंने एडवेंटनेट। शुरुआत में इन्होंने सोचा था कि हार्डवेयर बनाएंगे, लेकिन हार्डवेयर बनाए उसके लिए बहुत खर्चा आता था एंड इनके पास इतना पैसा था नहीं। ऊपर से ये फंडिंग भी नहीं ले सकते थे किसी से, क्योंकि ये भारत के एक छोटे से गांव के छोटे से कमरे में बैठे हैं, कौन आकर इनको फंडिंग देगा। फिर सोचते हैं अरे छोड़ो यार, हार्डवेयर बाहर में जाए, हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम लोग इसके एक्सपर्ट हैं। वैसे भी ये एसी के एक्सपर्ट थे। सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। बस और क्या, सफर शुरू हो गया। सॉफ्टवेयर बनाने में एक्सपर्ट थे ही, लेकिन बिजनेस की जीरो स्किल थी। एक बार एक क्लाइंट ने बेइज्जती कर दी। $30,000 की डील थी। डील तो कर ली, लेकिन कहा कि भैया प्रोडक्ट में तो तुम्हारे दम है, लेकिन बिजनेस स्किल्स में ना बिल्कुल लुल्ल हो तुम। जिस तरह तुम अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो ना, बिल्कुल भी कोई नहीं लेगा। इसके बाद इनके दिमाग में एक चीज खटका कि भैया बिजनेस जो होता है अकेले नहीं होता है। फिर इन्होंने सेल्स का, मैनेजमेंट का, फाइनेंस का, हर एक का एक बंदा रखा। 5 लोगों की इनकी टीम हो गई। इनकी किस्मत तब चमकी जब ये एक एग्जीबिशन में गए, जहां पर जापानीज कंपनी ने इनके सामने एक समस्या रखी। जापानीज कंपनीज का कहना था कि भैया एचपी जो सॉफ्टवेयर्स बना रही है ये काफी महंगे होते हैं, क्या ऐसे सॉफ्टवेयर आप हमारे लिए बना सकते हो सस्ते दाम में? श्रीधर वेम्बू जी ने भी कहा कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, टैलेंट हैं, बस प्रोजेक्ट की कमी थी, वो आपने दे दिया। जैसा कहो वैसा सॉफ्टवेयर बना देंगे, टैलेंट तो बहुत है। यहां से इन्हें समझ आया कि भैया जो बड़े कंपनीज है ना, वो सिर्फ बड़े कंपनीज के लिए ही सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। सिर्फ बड़े कंपनीज उनके सॉफ्टवेयर को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी है ना, वो कष्ट में है, उनका बिजनेस जो है खतरे में है। यहां से इनको इनका टारगेट कस्टमर मिल गया। वो थे छोटे व्यापारी, जिनके लिए ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे। और इसके बाद से ही इन्हें ऑर्डर मिलने लगे और 1998 तक इनकी वैल्यूएशन 8 करोड़ की हो चुकी थी। उस टाइम .com का दौर था, सारी कंपनीज को अच्छा खासा वैल्यूएशन पर खरीदा जा रहा था। इनकी कंपनी जैसे ही $2 मिलियन की होती है, इनके पास ऑफर आता है $25 मिलियन में।
उनकी कंपनी को बेचने का। 5 लोगों की टीम थी, 5 ने नकार दिया, कहा कि भैया सोने के अंडे दे रही है हमारी मुर्गी, इसको क्यों बेचें। ये कभी इन्वेस्टर के पास नहीं गए क्योंकि ये कंपनी से पैसे कमाते, उसी को इन्वेस्ट करते, कमाते, इन्वेस्ट करते एंड ऐसे ऐसे चलता रहा। 2000 तक आते आते इनकी टीम 115 लोगों की हो गई थी, 10 मिलियन प्लस टर्नओवर हो गया था। साल 2000 के टाइम में .com बबल बर्स्ट हुआ। सिस्को, इंटेल, ओरेकल जैसे कंपनीज के शेयर 80% गिर गए। तो इनका छोटा सा स्टार्टअप था भैया, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। इनके जो 80% क्लाइंट्स थे रातों रात रोड पर आ गए, त्राहिमाम करने लगे। अब सिंपल सा लॉजिक है भैया, हमारे पास 200 क्लाइंट्स हैं, उसमें से 160 क्लाइंट्स जो हैं रातों रात रोड पर आ जाए, त्राहिमाम करने लगे, तो क्या होगा, हमारा जो है दिवालिया निकल जाएगा। अभी तुरंत .com बबल बस्ट हुआ था, नए क्लाइंट्स मिल नहीं रहे थे, भाई सैलरी कैसे देंगे अपने एम्प्लॉयज को अब, और जितने क्लाइंट्स बचे हैं उतने काफी नहीं है क्योंकि टीम अब बड़ा हो गया था। अब श्रीधर वेम्बू जी के दिमाग में बस एक ही चीज था कि भैया कैसे भी सरवाइव करना है। इनके पास 1 साल का कैश पड़ा हुआ था एंड ये 1 साल का कैश बर्न करने लगते हैं 1 साल तक सरवाइव करने के लिए। 115 लोगों की टीम थी, इन्होंने किसी को भी फायर नहीं किया, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिशन दिया। ये मिशन था कि कुछ मत करो, बस तुम साल भर रिसर्च करो कि कौन से इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स हम बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। बहुत रिसर्च के बाद इनकी टीम ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैनेज इंजन। ये इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू ला कर दे रहा है एंड इसी वक्त में इनके दिमाग में आया एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जोहो का। इसमें क्या होगा कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं जैसे कि HR, मैनेजमेंट, हायरिंग, फाइनेंस, उनका एप्लीकेशन होगा और सर्वर हमारे पास ही रहेगा। जिसे भी यूज करना होगा वो ऑनलाइन डाउनलोड करके इसे काम में ले सकता है। यहीं से पैदा हुआ जोहो। और इनका विजन तो क्लियर था कि जो प्रोडक्ट कंपनीज बड़े कंपनी के लिए बड़े लेवल पर बनाती है वही हमें छोटे लेवल पर छोटे कंपनीज के लिए बनाने हैं। और इसी रीजन की वजह से अचानक इनको ग्रोथ मिली एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स इनके बढ़ने लगे। कंपनी का नाम एडवेंट नेट ही था। जोहो एक प्रोडक्ट है बस, कंपनी ये एडवेंट नेट रजिस्टर्ड थी यूएस में। फिर इन्होंने सोचा कि इंडिया में कोई कंपनी होनी चाहिए, तो इन्होंने 2009 में इंडिया में कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है जोहो कॉर्पोरेशन। और जैसे ही जोहो इंडिया में लॉन्च हुई ये झंडे गाड़ना शुरू कर देती है, बहुत ज्यादा हिट होती है। नाउ अब क्वेश्चन है कि किन रीजंस की वजह से इनका बिजनेस बहुत ज्यादा हिट होने लगा। सबसे पहला है सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। मतलब जिस कंट्री में मैन पावर, रिसोर्सेज सस्ता मिल रहा है वहां अपना सॉफ्टवेयर बनाओ एंड जिस कंपनी में उस सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है, सॉफ्टवेयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, वहां पर बेच दो। इंडिया में मैन पावर सस्ते हैं, रिसोर्सेज सस्ते हैं, तो यहां सॉफ्टवेयर बनाया। यूएस में महंगा बिकता था, यूएस में बेच दिया। इंडिया में सैलरी, रेंट, मैन पावर, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब सस्ता है और यूएस टेक का हब, वहां पर अपने सॉफ्टवेयर्स को बेचो, बहुत बिकेंगे। सेकंड है प्रोडक्ट ज्यादा और सेल भी ज्यादा। इनकी शुरुआत ही रिसर्च से हुई थी, इसलिए ये हमेशा रिसर्च करते रहते एंड कंटिन्यूअसली नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते। जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा सेल। थर्ड रीजन ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एप्पल एक इकोसिस्टम है, उसका हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। सिमिलरली इनका हर नया प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। बाजार में इनके 45 प्लस प्रोडक्ट का इकोसिस्टम बना हुआ है। चौथा रीजन है पहले आदत लगाओ फिर पैसा लो, वही अंबानी वाला तरीका। ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ना फ्री में दे देते हैं 2-3 महीनों के लिए, फ्री में यूज करो, अगर तुम्हें रिजल्ट मिले तब तुम प्रीमियम भरो। और इनके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि कंपनीज को रिजल्ट दिखते हैं एंड रिजल्ट दिखते हैं तो भैया सेल तो होंगे ही। पांचवा तरीका है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यूजुअली जब इनके प्रोडक्ट्स को कंपनी यूज करते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिखते हैं और जैसे ही कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो तारीफ जरूर करेगा। यूजुअली एक कस्टमर तारीफ करेगा, अरे वाह वाह क्या प्रोडक्ट बना दिया, तू भी ले ले, तेरा भी ग्रोथ हो जाएगा भैया, तो दूसरा भी लेगा, तीसरा भी लेगा, दूसरा तारीफ करेगा, फिर तीसरा लेगा, तीसरा तारीफ करेगा, चौथा लेगा, ऐड ऐसे करके इन्हें मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। 6 एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो प्रॉब्लम ये था कि बड़ी कंपनीज हमेशा बड़ी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी एंड बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर सिर्फ बड़ी कंपनी ही अफोर्ड कर सकते थे। तो ऐसे सिचुएशन में छोटे व्यापारी जो थे त्राहिमाम कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं ले पा रहे थे एंड उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया जोहो ने। इन्होंने मार्केट में एक गैप ढूंढा एंड जिस वजह से इनकी कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इनके कंपटीशन में तत्काल में कोई आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके पास जितने क्लाइंट्स हैं बनाने में सालों लग जाएंगे और इनके पास जितना एक्सपीरियंस है वो पाने के लिए आई थिंक 100 साल लग जाएंगे। और आपको पता है कि भैया ये हायरिंग कैसे करते हैं एम्प्लॉयज की? यूजुअली जो टॉप की कंपनीज हैं जैसे कि TCS, गूगल, टेक महिंद्रा, ये तो बड़े बड़े कॉलेज में जाती हैं, एकदम टॉप के जो बच्चे होते हैं उनको उठा लेती है। इन्होंने कहा कि भैया हम
कॉलेजेस में नहीं जाएंगे। इन्होंने अपना ही एक यूनिवर्सिटी बना दिया, जोहो यूनिवर्सिटी। इसमें ये बच्चों को टेक वाली सारी चीजें सिखाते हैं, ये कोर्स करवाते हैं। 6 महीने का इनका कोर्स होता है, बच्चा उसे कंप्लीट करता है अगर इन्हें पसंद आता है। मतलब ये उसमें सारी चीजें सिखाते हैं, दुनिया भर की चीजें, जिससे वो एक टेक कंपनी में शामिल हो सके। फिर अगर इन्हें बच्चा पसंद आता है, डायरेक्ट हायरिंग हो जाती है उसकी। और सबसे बड़ी बात, इस जोहो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए किसी बच्चे को पैसे नहीं देना होता है। 10,000 रुपए ऊपर से आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। आज के टाइम में ये यूनिवर्सिटी काफी आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, 200-200 के बैच होते हैं, हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। जोहो में काम करने वाले 15% एम्प्लॉय के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। 12th पास किया, कोडिंग स्किल काम करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि इनके कंपनी से ना बहुत कम लोग छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि इनका विजन है कि ये इंडियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। खास करके ये गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं और गांव वगैरह में अपना सेंटर लगाते हैं एंड वहीं से लोगों को हायर करते हैं। गांव में ही ऑफिस बनाकर छोड़ दिया है, खुद गांव में ही रहते हैं, 4 बजे उठते हैं, यूएस के क्लाइंट से मीटिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद 6 बजे निकल जाते हैं, लोकल तालाब में नहाते हैं, फिर बाद खेत का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और लग जाते हैं अपने काम में। कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला यूज नहीं करते हैं, साइकिल चलाते हैं और रात को पेड़ के छांव में सो जाते हैं। और इन्होंने अभी एक सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने के लिए 20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इनको देख के एक कहावत मेरे दिमाग में आती है कि एक कहावत है, द गोल इज नॉट टू बी रिच, द गोल इज टू बी लेजेंड। आप इनको लेजेंड कह सकते हो, बिजनेस के महारथी कह सकते हो। आज के एंटरप्रेन्योर्स को इनसे सीखना चाहिए। इनसे हमेशा 2 चीज हम सीख सकते हैं। पहला है, बिजनेस करने का स्वार्थ हमेशा लग्जरी लाइफ नहीं होनी चाहिए, दूसरों का जो है अच्छा करना भी होना चाहिए, दूसरों का भला करना होना चाहिए। ऐसे लोग लिटरली इंडिया को बदलते हैं। और दूसरा है कि बिजनेस तभी सफल हो सकता है जब आप किसी गैप को ढूंढते हो, जब आप देखते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है एंड मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। बाकी इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप आपको ये केस स्टडी पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड ऐसे ही अमेजिंग केस स्टडी, फाइनेंस, मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें जो सोचते हैं कि यार अमीर ना सिर्फ वो लोग होते हैं जो कि लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।